गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर एकदम ठीक होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज इस पर हम 5 मई का सेशन में देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों में। और यदि आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारे सभी सेशंस की इसके साथ साथ पीडीएफ पा सकते हैं। तो देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में कश्मीर के किस सामान को जीआई टैग मिला है या किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो देखिए, कश्मीरी जो केसर है उसको जीआई टैग मिला है। अब देखिए, हाल ही में कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिला है, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो है आपका काले चावल, जो आपके मिजोरम के रहने वाले सॉरी मणिपुर के रहने वाले हैं। मणिपुर के काले चावलों को जीआई टैग मिला है। इसी के साथ ही कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। एक आपकी तमिलनाडु की एक मिठाई है, उसका भी हम अभी चर्चा करेंगे, उसको जीआई टैग मिला है। और इसी के साथ में एक आपका गोरखपुरी टेराकोटा मूर्ति कला को जीआई टैग मिला है। अब आपको बता देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो केसर है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी केसर है जो 16,000 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। मतलब 16,000 मीटर की ऊंचाई पर पैदा होने वाली एकमात्र केसर कश्मीरी केसर है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए विश्व में केसर कहाँ उगाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ईरान में उगाई जाती है। ईरान के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका कश्मीर। और जो कश्मीर के केसर है वो बहुत उच्च जो क्वालिटी होती है, उस हाई क्वालिटी की आपकी केसर होती है। अब बात कर लेते हैं कि जीआई टैग। तो देखिए, कुछ जीआई टैग्स को तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में एक आपको हम बता दें कि जो आपकी तमिलनाडु में एक जगह है कोविलपट्टी, और कोविलपट्टी जगह की एक बहुत ही फेमस मिठाई है जिसको हम अकलाई मदलई के नाम से जानते हैं। ये अकलाई मदलई एक कैंडी कह सकते हैं या एक तरह की मूंगफली की गजक होती है, उसको जीआई टैग मिला है। और ये एकदम शुद्ध तरीके से प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है, इसमें कोई केमिकल या रासायनिक पदार्थ इसमें मिलावट नहीं की जाती। इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं कि जो जीआई टैग है वो आपका जोग्राफिकल जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि किसी विशेष वस्तु को किसी विशेष जगह पर जहाँ वो मिलती है उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए वो दिया जाता है जीआई टैग। तो अब तक भारत में 624 उत्पाद जो हैं आपके, उनको जीआई टैग मिल चुका है कश्मीरी केसर के साथ साथ। इसी के साथ अगर बात करें तो सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो मिला था आपका 2004 में, और ये मिला था आपको दार्जिलिंग की चाय के लिए। तो देखिए, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात आ रही है यहाँ पर एक टर्म्स आया है कश्मीर। तो देखो, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर यूनिटी डे के दिन, एकता दिवस के दिन 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित बना। और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके दो नए केंद्र शासित बनाए गए, जिसमें से लेह यानी कि लद्दाख लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर आपका दूसरा बना। जम्मू कश्मीर की अगर पृष्ठभूमि की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी रहेगी आपकी जम्मू और श्रीनगर, दो राजधानियां हैं, एक समर और एक विंटर कैपिटल रहेगी। इसी के साथ में अगर यहाँ राष्ट्रपति की बात, अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो इस वजह से यहाँ अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल यहाँ पे जीसी मौर्य यानी गिरीश चंद्र मौर्य आपके यहाँ गवर्नर बन जाते हैं। साथ में मुख्य न्यायाधीश आपकी गीता मित्तल है, और जो गीता मित्तल जी हैं ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इसी के साथ में चेनानी नासिरी सुरंग जो आपकी है वो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है।
और इसी के साथ में अगर चैनानी नासिरी सुरंग की बात करें तो ये पहली भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। और अगर बात करी जाए रेलवे सुरंग की तो वो भी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, और वो भी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो याद रखेंगे, पीर पंजाल और चैनारी नासिरी सुरंग ये दोनों रोड और रेल जो सुरंग है ये आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं। और हाल ही में चर्चा में रहा है आपका चैनानी नासिरी सुरंग, क्योंकि इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग इसका कर दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप ये चीज़ याद रखेंगे। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि जो आपकी ये जो चैनानी नासिरी सुरंग यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग है, ये 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसी के साथ में ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग बन जाती है। अगर बात करी जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तो देखिए ये हाल ही में 2019 में इनकी जो जन्म को 100 वर्ष पूरे हो गए, एक जन्म शताब्दी बनाई गई थी। और इसी के अंतर्गत जो आपका कलकत्ता जो पोर्ट है, यानी कि जो कलकत्ता जलीय पोर्ट है, उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल पोर्ट किया गया। इसके अलावा इनके नाम पर पहली बार एक पुरस्कार भी दिया गया था जो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को 2019 में दिया गया। गोवा में एक स्टेडियम भी इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ टर्म्स थे, तो आप याद रखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो देखिए एक चौक है भारत माता चौक, जिसका नाम पहले सिटी चौक था, उसका अब नाम परिवर्तित करके भारत माता चौक कर दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में, तो ये आप याद कर लेंगे और इनको आप लिख लेंगे। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये आपकी कश्मीरी केसर है, और जो कश्मीरी केसर है इस फूल के तंतु जो होते हैं ये केसर के रूप में बाहर तोड़ लिए जाते हैं। ये फूल आपका जो बनता है ये केसर का फूल बनता है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ तस्वीर भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी तरह से तस्वीरों के माध्यम से बन जाती है और आपको लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलती है। इसी के साथ में दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अर्ल रिटर्न स्टोरी ऑफ ए प्राउड पीपल बुक लिखी है? तो ये आपकी लिखी है गिरीश कुबेर साहब ने। और जो गिरीश कुबेर साहब हैं ये जनसत्ता के एक न्यूज़पेपर है जनसत्ता, उसके न्यूज़ एडिटर भी हैं और एक बहुत बड़े लेखक भी हैं। और ये महाराष्ट्र यानी कि जो आपका मराठा कह सकते हैं, एक तरीके से ये मराठा हैं वैसे। और गिरीश जो कुबेर जी हैं ये आपके एक मीडिया वर्कर हैं और एक लेखक हैं बहुत अच्छे। तो इसके साथ में आप ध्यान रखेंगे जो ये किताब लिखी गई है ये लिखी गई है आपके गिरीश कुबेर जी ने। और गिरीश कुबेर जी ने देखिए इस किताब में क्या लिखा है, तो महाराष्ट्र के इतिहास व विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का इसमें वर्णन किया गया है। और इस बुक को यानी कि 2020 में लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर के महीने में। इसकी घोषणा भी इन्होंने पहले से ही कर दी है निर्धारित कि भाई ये जो बुक है ये आपकी अक्टूबर में रिलीज होगी। इसी के साथ में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक्स आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा कि उमा बाला सुब्रमण्यम एक महिला हैं, वो भी एक राइटर हैं। उन्होंने शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो बड़ौदा के महाराज थे उनके बारे में एक पुस्तक लिखी है। इसी के साथ में एम.जे. अकबर साहब हैं, उन्होंने भी गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम ये एक किताब लिखी है जो बहुत चर्चा में है। इसी के साथ में W.V. रमन साहब ने एक किताब लिखी है। और ये जो W.V. रमन साहब हैं ये आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेट की कोच हैं टीम की, और इन्होंने ए विनिंग सिक्सर नाम की एक किताब लिखी है। अगर इसी के साथ में और आपको कुछ महत्वपूर्ण बुक्स बताई जाएं तो एग्जाम वॉरियर का आप नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एग्जाम वॉरियर जो किताब है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है।
इसी के साथ में अगर आपको मैं और किताबों के बारे में बात करूं तो प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिकवर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक बुक का अभी विमोचन किया गया था, जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, यानी कि हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री, उनके द्वारा। इसी के साथ में अगर मैं आपको और बुकों के बारे में बताऊं तो वेंकैया नायडू नायडू जी ने एक किताब निकाली है, उपराष्ट्रपति जी ने, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो ये रामकृष्ण रॉय की ऑटोबायोग्राफी है, ये आप याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है ब्रिस्टल नेशन, और ये ब्रिस्टल नेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में जो एग्जाम वॉरियर जो बुक है उसकी एक दूसरी एडिशन निकाला गया है, ब्रेल एडिशन। जो ब्रेल जो एक लिपि होती है जो अंधे और बहरे और गूंगे व्यक्ति होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है, तो उसका ब्रेल एडिशन लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत ने, और एग्जाम वॉरियर बुक है, इसका ब्रेल एडिशन लॉन्च किया है। तो ये कुछ बुक आपको मैंने बता दी हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। और देखिए अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, तो भारत को अमेरिका ने अभी अमेरिका के द्वारा जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उल्लंघनों के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिसकी वे प्राथमिकता से निगरानी करेंगे, यानी कि ऐसी सूची में रखा है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उल्लंघनों के लिए कहेंगे कि इन्होंने उस सूची में डाल दिया है, और उसकी अमेरिका क्या करेगा, प्राथमिकता से निगरानी करेगा। और अगर और डिटेल इसकी देखें तो भारत ने अपने अपने देशों में जो बौद्धिक संपदा संरक्षण से लंबे समय से जो शिकायतें चल रही थी उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं किया है, और जिसके कारण जो अमेरिकी जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, भारत में जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनके बौद्धिक जो संपदा अधिकार हैं उन पर अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इसको इस सूची में आपके डाल दिया गया है। अगर इस सूची की बात करें तो देखिए सर, भारत समेत इसमें 10 देशों को शामिल किया गया है अमेरिका द्वारा। और इसमें कौन कौन से देश भारत के अलावा शामिल हैं, तो देखिए भारत के साथ इसमें चीन, इंडोनेशिया, रूस जिसको हम रसिया भी कहते हैं, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, वेनेजुएला और यूक्रेन इसमें शामिल हैं। और अगर बात करी जाए तो पिछले वर्ष इसमें कनाडा, थाईलैंड और कुवैत इसमें शामिल थे, लेकिन अब उनको इससे बाहर कर दिया गया है हाल ही में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर अमेरिका के बारे में और डिटेल्स देखें तो अमेरिका की जो राजधानी रहेगी वो रहेगी आपकी स्टैच्यू ऑफ सॉरी आपकी राजधानी रहेगी वॉशिंगटन डीसी। और जो वॉशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ में अगर राष्ट्रपति आपके बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा बन जाती है जो कि विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके साथ में अगर बात करें लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हिंदुस्तान में है, भारत में नर्मदा जिले के अंदर है। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये भी आपका, हमने फोटो भी आपको उपलब्ध कराए हैं, तो ये भी आपका अमेरिका के अंदर है। और जो अमेरिका है वो 12 राज्यों से मिलकर बना है, और इन्हीं 50 राज्यों से मिलकर बना है, और 50 राज्यों को अमेरिका के झंडे पर सितारों के रूप में दर्शाया गया है, जो इसका झंडे में प्रतिनिधित्व करते हैं 50 स्टेट्स का। और इन 50 स्टेट्स को मिलने के बाद ही अमेरिका निर्माण होता है। ये चीज़ आप यहाँ ढंग से समझ लेंगे। अगर आपके इससे संबंधित अगर और डिटेल बताऊँ मैं आपको, तो आपको मैं डिटेल बताना चाहूँगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका का नया दूत बनाया गया है, मनीषा सिंह को। और जो मनीषा सिंह है ये भारतीय मूल की हैं।
इसी के साथ में आपको बता दें, जो सीमा वर्मा है वो ट्रंप की कोरोना व्हाइट हाउस टास्क फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं और ये भी भारतीय मूल की हैं। इसी के साथ में एक गीता गोपीनाथ हैं जो कि आईएमएफ में मतलब इंडियन मॉनिटरिंग फंड में आपकी आर्थिक सलाहकार नियुक्त की गई हैं और ये भी आपकी भारतीय महिला हैं, भारतीय मूल की, और ये आईएमएफ में शामिल होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। इसी के साथ में अगर बात करें प्रीति पटेल की, तो ब्रिटेन की गृह मंत्री के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। तो ये कुछ भारत वंश के या भारत मूल के मैं आपको लोगों के नाम बताएं जो अमेरिका और इंग्लैंड से संबंधित हैं, तो इन्हें भी आप यहाँ जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हाल ही में यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में नीरज धवन है, उनको यस बैंक ने नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और इनसे पहले इस पद पर आशीष अग्रवाल बने हुए थे और आशीष अग्रवाल साहब का स्थान इन्होंने ले लिया है। इसी के साथ में अगर यस बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ की बात करें तो प्रशांत कुमार आपके वर्तमान में एमडी और सीईओ यस बैंक के बन जाते हैं। सर, अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इस बैंक की स्थापना करी थी और इसका हेडक्वार्टर आपके बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर बन जाता है। अगर इसी के साथ में एक छोटी सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, अभी हाल ही में नीरज व्यास भी पीएनबी के पीएनबी हाउसिंग बोर्ड है उसके एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो नीरज धवन और नीरज व्यास में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें। नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग के एमडी सीईओ बनाए गए हैं और नीरज धवन आपके यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि रिस्क ऑफिसर आपके बनाए गए हैं। तो इसी के साथ में हम आपको इनकी तस्वीर भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये इनकी फ़ोटो है, आप देख लेंगे। ये हैं हमारे यस बैंक के नीरज धवन साहब। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किन कंपनियों के साथ में समझौता किया है। तो आपको हम बता देते हैं, ये 3 कंपनियां हैं और स्पेस इसका ब्लू ओरिजिन और डायनेस्टिस। तो ये 3 कंपनियां अमेरिकी की हैं और अमेरिका की ये तीनों कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं। तो इनके साथ में अमेरिका ने एक समझौता किया है। अब आपको अगर आप बताएं ये समझौता क्यों किया गया है, तो ये जो अमेरिका का 2024 में एक मिशन है चंद्रमा पर अपने मतलब कहें तो नागरिकों को या अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का, तो उस मिशन को सक्सेस करने के लिए इनसे समझौता किया गया है। और अगर नासा मिशन की बात करें तो सर, नासा का मिशन क्या है 2024 में, तो देखिए वो अपने अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेगा, साथ में मून टू मार्स एक अभियान भी लॉन्च करने वाला है। यानी कि पहले चंद्रमा पर और फिर चंद्रमा से मंगल पर जाने की उनकी एक मिशन बन रहा है। तो उस मिशन को सक्सेस करने के लिए ये इन कंपनियों से साझेदारी कर ली है। अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊं तो देखिए, ये अमेरिका की कंपनियां हैं और ये निजी क्षेत्र की हैं। अगर स्पेस एक्स की बात कर ले तो ये अमेरिकी निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है और इसके जो वर्तमान में मालिक हैं वो हैं एलन मस्क। और ब्लू ओरिजिन ये भी अमेरिका के निजी क्षेत्र की एक स्पेस कंपनी है और इसके मालिक हैं जोसेफ बेजोस। और जोसेफ बेजोस अमेजन के भी मालिक हैं, जो विश्व के 2020 की जो फोर्ब्स की सूची जारी हुई है विश्व के अमीर व्यक्ति की, उनमें पहले नंबर पर इनका नाम आ जाता है। दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के
जो एमडी और संस्थापक हैं उनका नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट के। और उसके बाद में 17वें नंबर पर अगर भारत से बात करी जाए तो सर 17वें नंबर पर अनिल धीरू भाई अंबानी जी का नंबर आता है। अगर डायनेस्टी की बात करें तो ये आपकी अमेरिका की एक निजी निजी क्षेत्र की विज्ञान एवं तकनीकी कंपनी है। तो ये कुछ टर्म्स आप अमेरिका से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पर याद रखेंगे। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिए ये नासा का एक मिशन है जो दोबारा इंसान को चांद पर भेजेगा, क्योंकि इनका एक पहला मिशन था जिसके बारे में मतलब सक्सेस तो हुआ था लेकिन अफवाहें ज़्यादा हुई थी उसको लेकर। तो इसलिए अब ये दोबारा चांद पर जाने की सफल बना रहे हैं। अगर सर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने भी एक तो देखिए मैं बात कर रहा था भारत के दूसरे सॉरी भारत के गगनयान मिशन की बात कर रहा था जो 2022 है। इसमें भारत भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। और देखिए अगर इससे संबंधित बात करी जाए तो एक नासा के जो भारत के वैज्ञानिक हैं उन्होंने व्योम मित्र नाम का एक आधा ह्यूमन रॉकेट बनाया है जिसको हाल ही में चंद्रमा पर भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये काम क्या करेगा तो ये मानव व्यवहार का वहाँ पता लगाएगा कि अगर मतलब हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनको किस हालात में रहना पड़ेगा या उनको किस एक्टिविटी के दौरान उनको कैसा क्या एक्टिविटी रखनी पड़ेंगी वहाँ पर रहने के लिए। तो उस सब चीज़ का ये वहाँ पर पता लगाएगा। उसके बाद में हमारे जो यात्री हैं वो वहाँ जाएंगे। अगर नासा से संबंधित मैं आपको यहाँ पर दो तीन डिटेल बताना चाह रहा हूँ। देखिए गगनयान मिशन 2022 में जाएगा और 2022 में भारत की जो स्वतंत्रता है उसको 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके उपलक्ष्य में ये अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। इसी के साथ में आपका जो इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया है जो चिल्लाकेरे कर्नाटक में बनाया गया है। इस चिल्लाकेरे कर्नाटक में जो मतलब इसमें एक ऐसा स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया है जहां मतलब आदमी या व्यक्ति अंदर जाने के बाद में इस सेंटर में उसको ऐसा लगेगा कि वो स्पेस में है यानी कि अंतरिक्ष में है। तो उसको जो यात्री वहां जाएंगे उनको पहले से ही इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दूसरा इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी बना लिया है। पहला तो आपको पता ही है पहला कौन सा है, तो दूसरा उन्होंने बना लिया है। तो दूसरा है आपका थुथुकुडी जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इसी के साथ में अगर पहले की बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर रहेगा, किसी को याद नहीं है तो लिख लेना, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसी के साथ में व्योम व्योम मित्र उस रॉकेट ह्यूमन रोबोट का नाम रखा गया है जो आधा रोबोट और आधा मतलब आधा रोबोट है। और इसके अलावा इसरो द्वारा 2020 में पहला उपग्रह GSAT-30 भी लॉन्च किया गया था 2020 जनवरी में। और ये आपका फ्रेंच गुआना USA से लॉन्च किया गया था। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये समस्त डिटेल मैंने अंतरिक्ष से संबंधित आपको बता दी है, ज़रूरी जो आपके क्वेश्चन में आने लायक है, पेपर में आने लायक है। इसी के साथ में देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हाल ही में किसको मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये आप देख लेंगे कि महिला एवं बाल विकास का जो मुख्य सचिव बनाया गया है वो बनाया गया है अजीत तिर्की को। और जो अजय तिर्की साहब है ये 1987 के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। और तिर्की साहब ने रविंद्र परमार जी का स्थान लिया है। और अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो देखिए सर स्मृति ईरानी आपकी यहाँ इस मंत्रालय की मंत्री बन जाती हैं जिनका लोकसभा क्षेत्र बनता है अमेठी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अमेठी इसलिए ज़्यादा फेमस है ये मंत्री क्योंकि इन्होंने गैर कांग्रेसी मतलब सीट से यहाँ पर चुनाव जीता है। पहली बार कांग्रेस की जो दिग्गज नेता हैं उनको हराकर
और अगर बात करी जाए, अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अगर महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष देखी जाए तो रेखा शर्मा आपकी बनती है। इसी के साथ अभी हाल ही में कुछ नए ऑफिसर्स को भी यहाँ पर मुख्य मतलब मंत्रालयों के सचिव बनाया गया है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। तो देखिए, आपके एक अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके मुख्य सचिव बनाए गए हैं गिरधर अरमाने। और इसी के साथ में अरविंद कुमार शर्मा हैं, उनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मुख्य सचिव का पदभार दिया गया है। तो ये तीन मंत्रालय हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं मुख्य सचिवों की वजह से। तो इनको आप जरूर याद रखें और अपने नोटबुक में आप इनको जरूर लिख लें। इसी के साथ में आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा देते हैं। तो ये आपके अजय तिर्की साहब हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सर देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इसमें हिस्सा लिया। और अब आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने जो डायलॉग में हिस्सा लिया, यानी कि पीटर्सबर्ग के जलवायु संवाद में जो हिस्सा लिया है, ये हमारे जलवायु एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब। और इनका जो राज्यसभा सांसद हैं ये इस बार, और ये महाराष्ट्र राज्यसभा क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है, इसको साल 2010 में जर्मनी की चांसलर जो हैं एक एंजेला मार्केल, उनकी पहल पर शुरू किया गया था। और जब से और अब तक ये लगातार मतलब चलता आ रहा है। और इसका आयोजन जो होता है वो पीटर्सबर्ग यानी कि जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। जब से ये शुरू हुआ है तब से और अब तक का ये 11वां आपका सम्मेलन है। और इस 11वें सम्मेलन से पहले इसमें जो हमारे यानी कि ये मतलब कोरोना वायरस के चलते पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है पहली बार। और इस समिट का उद्देश्य क्या था? तो इस समिट का उद्देश्य था कि कोविड-19 से कैसे मतलब विश्व को उबारा जा सकता है, और उसके कोविड-19 को ख़त्म करने के जल्दी से जल्दी क्या उपाय हो सकते हैं, उसके क्या समाधान निकाला जा सकता है के बारे में मुख्य चर्चाएं इसमें हुई थी। और इस समिट में भारत ने 30 देशों के अन्य देशों के साथ में हिस्सा लिया था। यानी कि अगर जर्मनी की बात करें तो देखिए, जर्मनी की राजधानी रहेगी आपकी बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे पर है। मुख्य जो आपकी मुद्रा रहेगी वो रहेगी यूरो। और जो जर्मनी की चांसलर हैं वो है एंजेला मर्केल। और फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है 2020 की सबसे शक्तिशाली 50 महिलाओं की, तो उसमें सबसे शीर्ष नंबर पर हैं एंजेला मार्केल। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत से निर्मला सीतारमण 34वें नंबर यानी 34 नंबर पर इस सूची में अपना स्थान बनाती हैं। तो इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन आपको एक और फोटो दिखा देते हैं। उस समिट की तो फोटो नहीं है, लेकिन आपको हम प्रकाश जावड़ेकर साहब की फोटो दिखा देते हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं इस वक्त। लोकसभा 17वीं लोकसभा में मंत्री भी हैं। और ये महाराष्ट्र से जो राज्यसभा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ में अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये बैंक नहीं बनती। CKP कोऑपरेटिव बैंक का इन्होंने लाइसेंस बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात बनती है कि जो CKP है ये आपकी सबसे पुरानी भारत की बैंकों में शुमार है। और CKP जो बैंक है इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। और इसका कारण क्या है? तो सर, इसको जो लाइसेंस रद्द किया गया है इसका कारण है कि इस बैंक के पास में उचित रुपए यानी कि वित्त जो है वो इसके पास नहीं है।
और इसके जो खातेदार हैं उनकी जमा देने तक की भी राशि इसके पास नहीं है। तो इसलिए इस घाटे के चलते इसको लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और अगर आरबीआई की बात करें तो सर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का और बैंकों का बैंक कहा जाता है। और जितने भी बैंक इंडिया में काम करते हैं उन वो सब इसी के अंडर में काम करते हैं। इसके लाइसेंस या इसके अनुमति के बाद ही वो सब काम करते हैं। तो आपको हम बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। और वर्तमान इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आपके शशिकांत दास। तो ये आप महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे। इसी के साथ ही ये आपकी उस बैंक का लोगो है, तो देख लेंगे। ये आपकी दसी केपी कोऑपरेटिव बैंक है, सीकेपी। तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किसे एनटीपीसी का निर्देशक किसे बना गया है। तो बड़ी खुशी की बात है, एनटीपीसी क्वेश्चन में एनटीपीसी का नाम देखकर जो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके मुंह पर हंसी आई होगी जरूर, मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा दुख भरी खबर आपको बता दें कि ये रेलवे एनटीपीसी से संबंधित नहीं है, ये दूसरी एनटीपीसी है। और इस एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और अब आपको हम बता देते हैं कि इसके जो निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रमेश बाबू। और रमेश बाबू को हाल ही में एनटीपीसी का निदेशक बनाया गया है, ये आपके रमेश बाबू हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें तो ये पहले इस पद के मतलब इस एनटीपीसी जो है इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। इस पद से पहले ये वही थे, सीएमडी थे इसके। अब आपको हमने बता दिया है कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म बनेगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान इसके सीएमडी कौन है, तो वर्तमान इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इस एनटीपीसी के वर्तमान में सीएमडी बन गए हैं। इसी के साथ में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बनने वाला है, तो देखिए सर, हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल डेस्क का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, ये त्रिपुरा ने किया है। तो त्रिपुरा, तो देखिए त्रिपुरा इसका ऑप्शन है। और अगर त्रिपुरा की बात करें तो देखिए त्रिपुरा में जो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि त्रिपुरा में स्थित जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें वित्तीय समस्या से बचाया जा सके और निश्चित वित्तीय सहायता उनको प्रदान कराई जा सके, ये सिर्फ इसका उद्देश्य है। और अगर त्रिपुरा राज्य की लोकेशन देखें तो देखिए त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी बनती है। और अगरतला आपकी हरोआ नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बांग्लादेश से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर इसकी सीमा बनती है। सीएम यहाँ विप्लव देव कुमार यानी कि वी कुमार देव यहाँ बनते हैं। और आपके जो गवर्नर हैं वो बनते हैं रमेश बैस। राष्ट्रीय पार्क आपका बनता है यहाँ राजबरी नेशनल पार्क। और राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 2 और विधानसभा सीट 60 हैं। और आप हमारी जो एक नई वीडियो आई है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उसमें बताए गए हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन कौन है और किस किस राज्य में है। बिल्कुल लेटेस्ट डिटेल उसमें बताई गई है। एक ही दूसरी वीडियो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर डाली गई है नीरज सर की, उसमें बताया गया है कि जो लेटेस्ट 30 अप्रैल तक के जो लेटेस्ट आपके राज्यपाल किस राज्य के कौन है, मुख्य न्यायाधीश किस राज्य के कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है और प्रशासक कौन है, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दी गई है। तो तुरंत उसको जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें और उस जानकारी से आप एकदम अपडेट हो जाएं। इसी के साथ में आपको आज का हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका त्रिपुरा का लोकेशन बनता है इंडिया की मैप में। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कल के सवाल की। तो कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि हाल ही में किसी सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है, तो वो चुने गए हैं आपके गिरधारी अरमाने साहब। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है कि जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम परिवर्तन करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है या क्या रखा गया है। तो ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। आप कमेंट ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक कमेंट किया करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और एक प्यारा सा लाइक दे दें, और सब्सक्राइब जो नए इस वीडियो को देखने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।